नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह पहले क्यूज कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजार से, उसको देखते हुए भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए, खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से अहम हैं, और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन तमाम बातों पर आगे हम चर्चा करेंगे। ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एक्सपायरी वीक भी है, मार्च सीरीज की एक्सपायरी हो जाएगी, तो उस लिहाज से उतार चढ़ाव बना रह सकता है। और ग्लोबली भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ अहम इवेंट्स भी होने वाले हैं जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। तो और इसके अलावा वित्त वर्ष भी खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर एंड भी हो जाएगा। तो ये तमाम कुछ इवेंट हैं जिस पर कि हमारी नज़र होगी, क्योंकि 1 अप्रैल से हम देखेंगे कि काफ़ी कुछ बड़े बदलाव भी होंगे जिस पर कि हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से, और आज हम देख रहे हैं काफ़ी मिली-जुली शुरुआत होते हुए नजर आ रही है एशियन मार्केट की। एक्सजीएक्स निफ्टी लेकिन 100 अंक ऊपर दिखाई दे रहा है, 17,000 के ऊपर के लेवल्स इस पर देखने को मिल रहे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी में अच्छी मजबूत शुरुआत इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही है। जापान के बाजार भी हरे निशान में ही हैं, करीब 70 अंक ऊपर हैं इस वक्त। लेकिन बाकी मार्केट अगर देखेंगे, हांगकांग के बाजार ये लाल निशान में है, करीब 350 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा कॉस्पी और शंघाई के बाजार भी लाल निशान में ही देखने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त शुरुआत जो दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों की, वो काफी मिली जुली है। अब ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर भी काफी मिला जुला कारोबार होते हुए दिखाई दिया। शुरुआत सबसे पहले अमेरिकी बाजारों से करें तो हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जो दिक्कतें थी, जो अपडेट्स आ रहे थे, वही ग्लोबल मार्केट पर हावी रहा। उसका असर हमने यूरोपियन बाजार में भी देखा, अमेरिकी बाजारों में भी देखा, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी देखा, और अक्रॉस द वीकेंड भी हमने देखा कि ये जो संकट है इससे जूझने के लिए काफ़ी सारे ऑफिशियल्स, अथॉरिटीज़ की कमेंट्री भी एक के बाद एक निकल कर आ रही है। तो ये पूरा जो सेक्टर है ये अभी भी फोकस में है, और इसमें स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए तमाम जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, सरकार है, वो कोशिश में लगी हुई है। और वही कोशिश का जो असर है, उन कोशिशों का जो असर है, वो बाजार में भी देखने को मिल रहा था। हमने देखा कि शुक्रवार वाले सेशन में उतार चढ़ाव काफ़ी था अमेरिकी बाजारों में, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग हुई वो हरे निशान में हुई, और डाउ जोन्स में करीब 132 अंकों की तेजी देखने को मिली। तो निचले स्तरों से अच्छा सुधार था, और बैंकिंग स्टॉक से हमने देखा कि सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, वहां पर अच्छी तेजी थी, एक रिकवरी देखने को मिली, जिसके चलते हमने देखा कि बाजार में सुधार देखने को मिला। यूएस अथॉरिटीज की तरफ से भी कमेंट्स आ रहे थे, उनका कहना था कि बैंकों के लिए इमरजेंसी लेंडिंग को वो आगे भी बढ़ा सकते हैं, और एक के बाद एक हमने देखा कि जेनेट येलेन की भी बयान इस बीच काफी आ रहे थे, और उन्होंने वो इसी कोशिश में है कि बैंकिंग सिस्टम में जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रखने की उनकी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन इस बीच डालस में फेड मीटिंग सर्वे और फेड गवर्नमेंट फिलिप जेफरसन की भी कमेंट्री आज निकल कर आएगी, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी कि किस तरह के व्यूज यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, फेड के आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। हालांकि हाल फिलहाल हमने ओवर द वीकेंड एक और इवेंट देखा, ड्यूश बैंक में भी डिफॉल्ट की खबरें आई, उसके चलते बैंकिंग सेक्टर को लेकर चिंता बरकरार है, बनी हुई है। और इस बीच आईएमएफ के भी तरफ से बयान आया, और उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जोखिम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। और इस चीज को हमारे वित्त मंत्री ने भी ओवर द वीकेंड हाईलाइट किया और बैंकों के साथ बैठक की। तो इसको लेकर चर्चा अभी तमाम देशों में जारी है। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, उस पर अभी फिलहाल दुनिया भर की बाजारों की नजर है, और नर्वसनेस दिखाई दे रहा है। यूरोप बाजार पर आए तो यहाँ पर भी हमने देखा कि दबाव था, बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस बीच ईसीबी प्रेसिडेंट के भी बयान आए। यहाँ पर क्रिस्टीन लगार्ड का कहना था कि लिक्विडिटी और कैपिटल की स्थिति मजबूत है, वहां पे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो जब उनके बयान आए तो हमने देखा कि निश्चित स्तरों से वहां पर भी सुधार देखने को मिला। अब आते हैं कमोडिटीज पर और बॉन्ड मार्केट पर। तो यहाँ पर भी चीजें थोड़ी कॉशियस ही थी। बॉन्ड यील्ड्स हम देख रहे हैं अभी भी 3.35 बरकरार है। डॉलर इंडेक्स में हल्की तेजी आई। सोने में ऊपरी स्तरों से हल्की नरमी जरूर आई, लेकिन इन्वेस्टर्स का कहना है कि यहाँ पर आगे भी तेजी बनी रह सकती है, जिस तरह से बाकी मार्केट्स में रिस्क बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोने में उतार चढ़ाव बना हुआ था। कच्चा तेल हमने देखा ये $75 के पास है,
उसको तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन फिलहाल $75 के लेवल्स मेंटेन दिखाई दे रहे हैं इस वक्त कच्चे तेल में। तो ओवरऑल अगर बात करें तो काफी मिक्स्ड क्यूज है, बाजार इस वक्त कॉशियस नजर आ रहा है और तमाम ग्लोबल मार्केट की नजर इस वक्त यही टिकी हुई है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग सेक्टर को लेकर किस तरह के यहाँ पर डेवलपमेंट होते हुए नजर आते हैं, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब कुछ और भी अपडेट्स ले लें। एफआईआई और डीआईएस के बाद बात करेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले। एफआईआई और डीआईएस के अगर आंकड़े देखें तो यहाँ पर बिकवाली का ही आंकड़ा है। कैश मार्केट में एफआईआई ने 1720 करोड़ की बिकवाली करके गए, लेकिन डीआईएस की तरफ से देख रहे हैं कि हम लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है और 2555 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा डीआईएस की तरफ से नजर आ रहा है कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर में 213 करोड़ की खरीदारी है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 3732 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है एफआईआई का। तो यहाँ पे भी जो आंकड़े हैं वो भी मिले जुले नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब आप बात करते हैं भारतीय बाजारों की। तो ये जो तमाम क्यूज इस पर दिख रहे हैं उनको देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति अपना के चले, ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ वेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है और इस हफ्ते अब एक्सपायरी भी होने जा रही है, इसको देखते हुए क्या रणनीति अपना के चले भारतीय बाजारों में, कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए 3 हफ्ते हो चुके हैं लगातार गिरावट के, और जिस तरीके से हमने देखा कि फ्राइडे का सेशन एंड हुआ वो एक अच्छा एंड मैं नहीं कहूँगा, कंसिडरिंग कि हम कहीं ना कहीं एक एंटिसिपेट कर रहे थे कि एक रिकवरी एक्सटेंड करेगी, 17,200 के ऊपर आप निकलेंगे। बट जिस तरीके से गिरावट आई है, इंडिकेशन यही है कि आप इस रेंज में जो 16,800 17,200 ब्रॉडली इसी रेंज में आप ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर आपको लोअर बैंड के पास मिलता है तो वहाँ पे आपको बाइंग के लिए देखना चाहिए। तो 16,800 16,640 ये मेजर सपोर्ट एरिया की ट्रैक करेंगे। वहीं पे 17,070 से लेकर 17,200 का जोन है, ये रेजिस्टेंस ट्रैक करेगा। तो आपको वही अपर बैंड के पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, लोअर बैंड के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी। निफ्टी में एटलीस्ट आपको यही एक ट्रेड के लिए रखना चाहिए। बैंकिंग में अभी मिक्स्ड इंडिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 नाम एक्सिस और आईसीआईसीआई वो अभी भी रेजिलियंस दिखा रहे हैं। बाकी सारे नामों में आपने देखा है कि काफी ज्यादा गिरावट या फिर साइडवेज टोन निकल रहा है। तो हो सकता शायद यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस ना आए। अभी जो दूसरे इंडेक्स मेजर्स हैं जैसे कि रिलायंस, जहाँ पे प्रेशर कंटिन्यू कर रहा है, वही इंडेक्स को ट्रैक करे। बट यहाँ पे भी आपको नजर रखना है कि 38,950 का लेवल और उसके बाद 38,600 का जोन, ये डिफेंड होना जरूरी है। तो यहाँ पे अभी भी देखिए कंपैरेटिवली बेटर पिक्चर है, बट क्योंकि इंडेक्स का टोन डाउन है, यहाँ पे भी सेल ऑन राइज की रिकमेंडेशन होगी। तो 39,800 के पास अगर आपको मिलता है बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो वहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे 40,100 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी इस वक्त बाजार दे रहा है। निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिए हैं और बैंक निफ्टी में भी 40,100 के आसपास अगर दिखाई दे तो वहां पर आप बिग वाली का रणनीति अपना सकते हैं। इसके अलावा अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होगी? व्हेन इट कम्स सेक्टर्स, केवल डिफेंसिव फार्मा और एफएमसीजी ही पॉजिटिव टोन के साथ बंद हो पाए। और जिस तरीके से पोजीशनिंग है, एंटिसिपेशन ये है कि शायद इस हफ्ते भी वो आपको पॉजिटिव टोन के साथ नजर आए। तो अगर आप बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो फार्मा मेरे हिसाब से एक बेटर कैंडिडेट है। वहाँ पे सिप्ला काफी अच्छी गिरावट के बाद एक रिकवरी के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है नियर टर्म में करीब 900 के लेवल्स आपको देख सकते हैं। इसमें 865 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे जीएनएस से ये स्टॉक काफी टाइम से एक नेगेटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट एक सपोर्ट एरिया को पेनिट्रेट कर दिया है इसने, क्रूशियल सपोर्ट वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे हो सकता है प्रेशर देखने को बढ़ते हुए मिले। 490 के स्टॉप लॉस के साथ 528 तक के स्टॉप लॉस के साथ 490 के टारगेट्स के लिए आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये है राय स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। सिप्ला खरीदारी करके चलिए 900 के लक्ष्य के लिए। जीएनएफसी में बिकवाली की राय 490 के लक्ष्य के लिए। तो इस वक्त इंडेक्स के जो हाल हैं, हम जितने भी एनालिस्ट से बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी इस वक्त दिखाई दे रही है। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, मार्केट पर अपनी राय देने के लिए और ये रिकमेंडेशन भी देने के लिए आज के लिए। तो चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और खबरों वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। आज कौन कौन से अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, इस पर एक बार नजर डालें। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। और आज तो मंडे है तो थोड़ा न्यूज़ फ्लो भी स्ट्रेंथ देखने मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज हुई है। वी श्रीकांत जी को जो है सीएफओ बनाया गया है। जो एग्जिस्टिंग सीएफओ थे आलोक अग्रवाल, वो अब सीनियर एडवाइज़र बन जाएंगे। टॉप मैनेजमेंट को, चेयरमैन और एमडी को रिपोर्ट करेंगे। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज है तो ये आपका स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने मर्जर अनाउंस कर दिया सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल से। ऑफकोर्स ये एक्विजिशन 2021 को हुई थी। और यहाँ पे जो है बटरफ्लाई के शेयर होल्डर्स हैं, अगर आप 5 शेयर्स होल्ड करते हैं बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज में, तो आपको 22 शेयर्स मिलने वाले हैं सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के लिए। देखा जाए तो ये ईपीएस अट्रैक्टिव पहले साल से रहेगा। और जो डील की एक्सपेक्टेड कंप्लीशन है वो 12 से लेकर 14 महीने तक होंगे। अब बात करते हैं पेटीएम की। यहाँ पे 15 दिन का जो है एक्सटेंशन आया आरबीआई से, जहाँ पे वो रीसबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस से। अब याद रखिए नवंबर में आरबीआई ने जो है ऑब्टेन नहीं करने दिया था ये अप्रूवल, तो ये कि पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है आगे जाते, पर ये एक टाइप से एक्सटेंशन ऑफ डेट हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस में रहेगा। 4300 करोड़ के ऑर्डर्स आए हैं इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से, तो इसमें जो है ज़रूर आप फोकस रखेगा, स्पेशली जो डिफेंस की थीम आ रही है। मुथूट फाइनेंस में जो है एक प्रोबेबल एक्सक्लूजन कैंडिडेट है। अब ये एमएससीआई की एडजस्टमेंट के ऊपर होगा, और अगर ये होता है तो यहाँ पे आउटफ्लो देखने मिल सकता है लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स का। अब थोड़ी फार्मा स्पेस पे बात कर लेते हैं। एलम्बिक फार्मा की बात करें तो यहाँ पे यूएस एफडीए को 2 ऑब्जर्वेशंस आए हैं गुजरात प्लांट में। जाइडस लाइफ साइंस को आए हैं 3 ऑब्जर्वेशन यूएस एफडीए द्वारा अहमदाबाद प्लांट में। हालांकि लुपिन में देखें तो यूके की जो रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने 0 ऑब्जर्वेशंस दिया पीथमपुर फैसिलिटी के लिए। इसके अलावा थोड़ी सी इंसाइडर एक्शंस भी हो रही है प्रमोटर्स की। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया में प्रमोटर ने लगभग 6.5 लाख शेयर्स खरीदा। जाइडस वेलनेस ने यह आंकड़ा 5 लाख का हुआ, जहाँ पे प्रमोटर बाइंग देखने मिला। और सरप्राइजिंगली जीनस पावर इंफ्रा, जो एक स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 25 लाख शेयर्स प्लेज किए हैं। लेकिन आप याद रखिए जो प्लेज होती है शेयर्स, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये आपके शेयर्स के ऊपर होती है, कभी लोन रेजिंग के लिए भी होती है, तो एक टाइप से इसके अब 2 मीनिंग निकल सकते हैं। इसके अलावा डील में एक और बड़ी चीज़ हुई है टीटी की हेल्थ केयर। यहाँ पे एबेकस ग्रुप ने लगभग 2.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। इसका लगभग 1.7% स्टेक जो है कन्वर्ट करके आता है, और ये जो है इनका नाम पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं था। तो यहाँ पे ज़रूर जो है इस कंपनी की चेक इन की है, और स्टॉक में भी एक अच्छी उछाल देखने मिली थी फ्राइडे को, तो आप देख सकते हैं टीटी के हेल्थ केयर फोकस में रहेगा। और आखिर में मैं बात करूँगा आईजीसेक हैवी इंजीनियरिंग का। यहाँ पे यूनाइटेड कन्वेयर कॉरपोरेशन जो एक यूएस की कंपनी है, उन्होंने जो है ऐश हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स जो इंडियन कंपनी थर्मल कंपनीज़ में होंगे उसके साथ एग्रीमेंट किया है। और दूसरा एक 200 करोड़ का ऑर्डर भी आया है महाराष्ट्र जेनको के साथ। तो आईजीसेक हैवी इंजीनियरिंग भी दिन के ट्रेड में आज फोकस में रहेगा। बिल्कुल। तो ढेर सारी खबरें आई हैं। ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स फोकस में है। रिलायंस से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आ रहा है, तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं खबरों के चलते। थैंक यू सो मच शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो चलिए इन खबरों पर तो नज़र रहेगी ही, और उन पर एक एक करके हम चर्चा भी करेंगे आगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम फीनिक्स मिल्स के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट आ रही है और उनका मानना है कि फीनिक्स मिल्स के पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है वेल लोकेटेड मॉल्स के साथ। इनफैक्ट वो अपना रेंटल पोर्टफोलियो अगले 3 से 4 साल में दुगना करना चाह रहे हैं। FY 24 और 25 में EBITDA कैगर का करीब 27% पर रह सकता है, और इनफैक्ट उनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। वैल्यूएशंस भी काफ़ी इनएक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने फिनिक्स मिल्स पर कवरेज शुरू की है ओवरवेट की राय के साथ। उन्होंने लक्ष्य दिया है 1700 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे सन फार्मा पर। क्रेडिट स्विस ने अपनी राय को अपग्रेड किया है। इनफैक्ट उनका मानना है कि जो स्पेशलिटी प्लेटफॉर्म है वो एक ही ग्रोथ ड्राइवर है ब्रांडेड पोर्टफोलियो के लिए। स्पेशलिटी सेल्स भी दुगने हो सकते हैं अगले 4 साल में, और कंपनी एक मार्जिन एक्सपेंशन फेज में अभी एंटर कर रही है, ऐसा क्रेडिट स्विस का मानना है। तो ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते क्रेडिट स्विस ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, आउट परफॉर्म की राय दी है, लक्ष्य दिया है 1150 प्रति शेयर का। बिल्कुल। तो फिनिक्स मिल फोकस में रहेगा आज, और काफ़ी समय से हम फिनिक्स मिल्स देख रहे हैं कि काफ़ी समय से ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आ रहा है ये स्टॉक्स। तो यहाँ पर नज़र रखिए 1700 के लेवल्स दिख रहे हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो राय आई है उसमें। और सन फार्मा भी फोकस में रहेगा। क्रेडिट स्विस रेटिंग अपग्रेड कर आउट परफॉर्म की राय दे दी है, लक्ष्य 1115 का है।
सन फार्मा पर। तो ये दो स्टॉक्स हैं ब्रोकरेज हाउस के radar पर जो कि आज फोकस में रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इस बीच बैंकिंग सेक्टर फोकस में है। दुनिया भर के बैंक्स इस वक्त कोशिश में लगे हुए हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए और भारत भी उसके लिए तैयार है। अभी हाल फिलहाल में ही वित्त मंत्री की बैठक हुई थी तमाम बैंकिंग के दिग्गजों के साथ, बैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ, और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया, किस तरह की प्रिपरेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए सरकारी बैंकों को, इस पर पूरी डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, बताइए बैठक में क्या कुछ अहम बातें निकल कर आई? देखिए, अमेरिका और यूरोप में जो बैंकिंग सेक्टर में उथल पुथल मची हुई है उसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में इस मसले पर चर्चा की गई है कि जो वैश्विक चुनौतियां आएंगी उससे निपटने के लिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किस तरह की रणनीति तैयार की है। बैठक में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने वित्त मंत्री को इस बात की जानकारी दी है कि स्ट्रांग रेगुलेटरी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क की वजह से जो भी वैश्विक चुनौतियां उनके सामने आएंगी वो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्रालय के हिसाब से जो अहम फोकस एरिया था इस समीक्षा बैठक का वो ये था कि रिस्क मैनेजमेंट पीएसबी किस तरीके से कर रहे हैं, जो उनको असेट और डिपॉजिट का डाइवर्सिफिकेशन है उसके लिए किस तरह की रणनीति जो है वो तैयार की गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने पीएसबी के जो एक्सपोजर है उसकी भी समीक्षा की और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो रणनीति है वो तैयार की गई। वित्त मंत्री ने बैंकों को इस बात के भी निर्देश दिए कि गिफ्ट सिटी में जो उनके ब्रांचेज हैं वहाँ पर जो पोटेंशियल है उसका फ़ायदा उठाया जाए और जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है उसका फ़ायदा किस तरीके से उठाया जा सकता है उसकी रणनीति तैयार की जाए। क्योंकि बजट पेश करने के बाद बैंकों के साथ ये पहली फुल फ्लेजेड मीटिंग थी, लिहाजा क्रेडिट ग्रोथ के मसले पर भी समीक्षा की गई, उसकी रणनीति बनी। बैंकों को इस बात के निर्देश दिए गए कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उसके लिए वो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाएं और उसकी रणनीतियां तैयार करें। साथ ही साथ उन राज्यों में जहां पे क्रेडिट आउटफ्लो नेशनल एवरेज से कम है वहां पर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने की रणनीति जो है बैंक्स तैयार करें। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने बैंकों को इस बात के भी निर्देश दिए कि ऐसे न्यू एंड इमर्जिंग एरिया, चाहे वो ड्रोन हो, ई नाम हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, इन एरियाज में कैसे वो अपना बिजनेस प्रेजेंस बढ़ाएं इसकी रणनीति तैयार करें और इन तमाम मसलों पर वित्त मंत्री ने बैंकों को निर्देश दिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट पर रिव्यू किया है वित्त मंत्रालय ने और बैंकों को भी अपने कर्ज को का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर स्ट्रेस देने की बात की है वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो इस खबर के चलते और ये जो अपडेट आ रहा है उसके चलते आज तमाम सरकारी बैंक फोकस में रह सकते हैं। वैसे तो पूरा बैंकिंग सेक्टर ही फोकस में है दुनिया भर का, लेकिन भारतीय बैंकों पर भी ये जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके चलते नजर आएगी। अब आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। यहाँ पर किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि जो असर है इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस का वो इस वक्त कमोडिटी स्पेस में भी देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा इस वक्त हम मौजूद है। रवि, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी में क्या करें, क्या यहाँ पर आप और तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो हल्की नरमी आई है खरीदारी करके चले या फिर और करेक्शन देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अभी जो डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली रिकवरी उस हिसाब से थोड़ा प्री ओपन में ऐसा दिखा रहा है कि फ्लैट टू नेगेटिव गोल्ड एंड सिल्वर ओपन हो। हालांकि अभी भी लग रहा है मुझे कि जिस हिसाब से अभी ग्लोबल चिंता है, अभी भी बैंकिंग सिस्टम को लेके जो अनसर्टनिटीज है, उसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स में जो हायर लेवल पे थोड़ी स्टेबिलिटी है, तो मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से एक अच्छा बाइंग इमर्ज होता हुआ आपको बुलियन मार्केट में दिखना चाहिए। पर्टिकुलर वहाँ पे सिल्वर थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। सिल्वर में जो लास्ट क्लोजिंग थी वहीं के करीब मैंने 70,200 के करीब बाय दिया है, क्योंकि उसने अपना साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 70,000 का लेवल क्रॉस किया है। तो मुझे लग रहा है कि 71,000 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकते हैं। 69,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप सिल्वर के माई कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग व्यू। आपसे क्रूड पर भी व्यू लेना चाहेंगे रवि। $75 का भी जो स्तर है वो तोड़ दिया है इस वक्त कच्चे तेल ने। यहाँ पर क्या करें, क्या सुझाव देंगे ट्रेडर्स को? क्रूड में थोड़ा सस्टेनेबिलिटी कम दिख रहा है। दूसरे जो एनर्जी पीयर्स है उसके प्राइसेस में जो लगातार करेक्शन देखने को मिला है बोथ फॉसिल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल में, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सेलिंग का ही व्यू बना के चलना है।
एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से मॉर्निंग में चाइना के इंडस्ट्रियल डेटा आए उसमें 22% के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स में फॉल है, तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिमांड को लेके भी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक बार आपको कल के जो क्लोज था 5750 यही सेल करना चाहिए 5800 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड मुझे लग रहा है 5650 तक के लेवल आपको क्रूड में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो गिरावट और बढ़ सकती है यहाँ पर क्रूड में और ये लेवल्स आप वॉच कर सकते हैं। कच्चे तेल में ये रहा है 5650 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली करके चलिए। अच्छा, बेस मेटल में भी एक बार सजेशन दीजिए यहाँ पर रवि, क्या करें? मेटल्स में क्या कोई रणनीति सुझाएंगे या फिर अभी ऐसा कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रहा है आपको? मेटल्स में थोड़ा आपने जिस हिसाब से इंडिकेट किया थोड़ा बहुत ट्रेंड मिक्स है। पर्टिकुलर एक कॉपर है जहाँ पे सप्लाई की कंसर्न है, जहाँ पे इन्वेंटरीज के कंसर्न है, तो मुझे लग रहा है कि डिस्पैच के मार्केट वहाँ पे वोलेटाइल है, इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज फ्लैट है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि कॉपर का जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट ट्रेडिंग 780 के करीब था, आप उसको बाय कर सकते हैं 795 के टारगेट के लिए 775 के स्टॉप लॉस के साथ। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है आपको स्विंग्स में आते हुए दिखेंगी। रिंग के नेक्स्ट अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बेच के चले 257 के करीब, डाउन साइड 250 का टारगेट एंड 260 के स्टॉप लॉस के साथ आप वहां पे बिग वाली कर सकते हैं। हालांकि कोई एक ट्रेड लेना है तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में कॉपर पे बाइंग करना चाहिए। वहां पे अभी भी कंसर्न से जो इन्वेंट्री है वो शायद आपको ओवरपेस करते हुए दिखे कि ये जो रिसेंटली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट के नंबर नीचे आए, तो मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट आपको बेस मेटल्स में थोड़ा मिक्स ट्रेंड दिखेगा जहाँ कॉपर आउट परफॉर्म कर सकता है। तो कॉपर आउट परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं आप। 795 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 775 का। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए आज अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, अब ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन अब टॉप ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने रखते हैं जो सुबह सुबह हमारे एनालिस्ट ने भेजे हैं। सुबह सिप्ला और जीएनएफसी में अजीत ने ट्रेडिंग की रणनीति सुझाई थी। सिप्ला में खरीदारी और जीएनएफसी में बिकवाली की राय। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कॉल्स मिल रही हैं उसमें जायडस लाइफ में बिकवाली करने की राय, खरीदारी की राय वो दे रहे हैं 500 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 470 का। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली की राय है 1000 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1065 का। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स में हमें मिल रही हैं उसमें उन्होंने दोनों ही स्टॉक में बिकवाली की राय दी है। पहला है एसबीआई, 485 के लेवल्स के लिए यहाँ पर आप बिकवाली कीजिए। स्टॉप लॉस होगा 515 का। और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी वीकनेस दिखाई दे रही है इन्हें, 640 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 660 का। तो आज ज़्यादातर कॉल्स में भी हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड है वो सेल साइड की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार आपको जाते जाते